हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ टॉपिक पर, जहां आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड वाई के कुछ और एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने ये आपको समझा ही दिया है कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि इक्वेशन वाई के लिए हल करने योग्य है या एक्स के लिए। तो पिछली क्लास में हमने ये दो एग्जाम्पल्स कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम ये कुछ बचे हुए एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो किसके हैं, जो इक्वेशन सॉल्वेबल और वाई और इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले वाले दो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो इस वीडियो में हम ये तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर इसके बाद हम सारथी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। किसके? सारथी के, SARTHI, सारथी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो क्या होंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने पहले ले लिया तीसरा क्वेश्चन, जो कि है x² - 2yp + ax = 0। अब आप देख सकते हो इसमें जो y है वो सिर्फ एक है, यानी पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ एक y दिया हुआ है। तब आप समझ सकते हो कि दी गई जो इक्वेशन है वो y के लिए हल करने योग्य है। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे कि सॉल्वेबल फॉर y, यानी कि ये जो दी हुई इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, क्योंकि अब ये y के लिए हल करने योग्य है तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब ये y के लिए हल करने योग्य होगी तो हम इस पूरी इक्वेशन को x के पदों में लिख देंगे, यानी सिंगल y को एक तरफ लेके आ जाएंगे, बाकी की जो टर्म्स बचेंगी उनको इधर लेके आ जाएंगे, चाहे वो गुणा में हो, भाग में, जिस तरीके से भी मतलब हम उसको अरेंज करेंगे, वो जिस तरीके से अरेंज हो सकती है उस तरीके से। तो यहाँ देखो, यहाँ -2yp है। जब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो ये इक्वेशन मैंने यहाँ रखी है, तो पहले ये जो माइनस का इसको बराबर की इधर भेज देते हैं, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा ये, और ये वाली टर्म एज इट इज़। अब देखो, अब हम 2 और p को इधर भाग में भेज देते हैं और y इधर सिंगल रख लेते हैं, तो y ऐसा का ऐसा इधर, और इस वाली टर्म के बट्टा में 2 और p चले जाएंगे, तो 2p बट्टा में चले गए। समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर y = xp² + ax/ 2p हमारे पास रहेगा। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर y के लिए हल करने योग्य है तो हम उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन x के लिए सॉल्व करने योग्य होती तब हम उसका y के सापेक्ष अवकलन करते। ठीक है, तो पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो y का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसे हम लिखेंगे dy/dx। इस पूरी टर्म का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बाहर लिख दिया d/dx। तो d/dx का मतलब ही यही है कि इस टर्म का हमें अवकलन करना है। तो देखो, पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या है, 2p है बट्टा में, तो आप देख सकते हो ऊपर प्लस का चिन्ह है, तो हम 2p को दोनों टर्म के बट्टा में लिखेंगे, इसके भी और इसके भी। जब हम 2p को इसके बट्टा में लिखेंगे तो यहाँ p² है, यहाँ p है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? xp/2, और ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी। अब हम इसका अवकलन करते हैं। तो पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, और बीच में प्लस का निशान है ही, वो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब देखो, x और p ये दो फंक्शन है, दो वेरिएबल हैं ये। तो दो वेरिएबल का अवकलन करना आप जानते ही हो। इसे पहला वेरिएबल माना, इसे दूसरा। तो पहला वैसे का वैसा, ये x वैसे का वैसा। दूसरा का अवकलन p का अवकलन dp/dx, और ये 2 ऐसा का ऐसा। फिर दूसरा वैसे का वैसा, p वैसे का वैसा, x का अवकलन 1 होगा और ये बट्टा में 2 ऐसा का ऐसा होगा। अब इसका अवकलन करते हैं। इसका जब अवकलन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे x और p वेरिएबल है। तो देखो, x/p जो हमारे पास वेरिएबल है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x × 1/p। तो ये हमारा पहला वेरिएबल होगा, ये हमारा दूसरा वेरिएबल होगा। 1/p को दूसरा वेरिएबल माना है हमने, सिंगल p को नहीं मानना है। ये 1/p तो है यहाँ पे, है ना, बट्टा में है, तो ये 1/p। तो x को पहला चर मानते हैं, 1/p को दूसरा चर मानते हैं। अब इसका अवकलन कैसे करते हैं? देखो, 1/2p एज इट इज़, मतलब ये जो a/2 है ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये तो इसका अवकलन करेंगे तब भी आएगा, इसका अवकलन करेंगे तब भी आएगा। तो a/2 एज इट इज़, पहला वैसे का वैसा। 1/2 को हम यहाँ पहला
मानते हैं, पहला वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलन x का अवकलन 1 प्लस का निशान, दूसरा वैसे का वैसा, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास x है, तो दूसरा ऐसे का ऐसा, x ऐसे का ऐसा, 1/p का अवकलन -1/p की स्क्वायर होता है, और p का अवकलन dp/dx होता है। और यहाँ पे a/2 तो कांस्टेंट है, तो ये इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। चलो ये तो अवकलन के बेसिक टर्म्स है, इतना तो चलो आपको आता ही होगा, आप अभी 4th सेमेस्टर पढ़ रहे हो, और मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको अवकलन करना तो आता ही है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक सा अवकलन किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1/p का मैंने अवकलन कैसे किया है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे अवकलन करते हैं। हमने 1/p का अवकलन किया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जब p को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, p की पावर -1। आप अवकलन का रूल तो जानते ही हो, जैसे x की पावर n का जब हम अवकलन करते हैं तो वो होता है n x की पावर n-1। यहाँ x क्या है, चर है, और यहाँ चर क्या है, p है, तो ये p। और यहाँ n क्या है, पावर है, यहाँ पावर कितनी है, -1, यहाँ आगे पावर आती है, तो यहाँ पावर आएगी तो वो होगी -1, ठीक है। फिर यहाँ n-1, और n क्या है, -1, तो -1 तो -1 इंटू p, -1 -2 हो जाएंगे। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, -1/p², क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, माइनस में है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये होगा इसका अवकलन। अब आप अगली बार याद ही रखना कि 1/p का अवकलन क्या होता है, माइनस का निशान आएगा, 1/p की स्क्वायर होगा। और देखो -1/x का अवकलन कितना होगा, x के सापेक्ष में जब हम करेंगे तो -1/x² होगा। ये तो इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं मान के चलती हूँ आपको आती है, और नहीं भी आती है तो मैंने यहाँ आपको बता दिया। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ और यहाँ अवकलन किया है। चलो फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये अपन का क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो y के लिए हल करने योग्य है, क्योंकि पूरी क्वेश्चन में सिर्फ एक y दिया हुआ है, तो ये y के लिए हल करने योग्य है। तो पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी दी हुई इक्वेशन है, इस पद को इधर लेके गए, ये और ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी बच गई, 2p को भाग में भेज दिया तो y बराबर ये वाली टर्म आ गई। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, y का किया, यह आ गया, इस वाली टर्म को यहाँ रखा अलग अलग करके, क्योंकि ऊपर प्लस का निशान है, तो 2p को दोनों के बट्टा में भेज दिया, d/dx का मतलब है कि यहाँ हमें अवकलन करना है ना। फिर यहाँ इसको कैंसिल आउट करके ये सिंपल टर्म बना ली हमने। अब यहाँ हम इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, मतलब इस टर्म का भी अवकलन करना है और इस टर्म का भी हमें अवकलन करना है। तो यहाँ दो चर आ रहे हैं, तो दो चरों का आप अवकलन जानते ही हो, u इंटू वी के रूप में करते हैं, जहाँ u ऐसा का ऐसा, दूसरे का अवकलन dv/dx प्लस v ऐसा का ऐसा, यानी दूसरा चर ऐसा का ऐसा, पहले का अवकलन du/dx। तो इसी तरीके से हम इनको दो चर मान के इस तरीके से अवकलन कर लेते हैं। यहाँ पे भी दो चर हैं, उसको भी मान के अवकलन कर लेते हैं। और यहाँ जो a/2 है वो कांस्टेंट है, तो वो दोनों के पास जाएगा, और यहाँ पे दो कांस्टेंट है तो वो दोनों के पास जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आप जानते हो dy/dx को p मानते हैं, तो ये p रख लिया, ये p/2 ऐसा कैसा, ये पूरी इक्वेशन ऐसी की ऐसी, यहाँ हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है। फिर देखो इधर तो p है, इधर p/2, आपको पता है इन दोनों को पास में लेके जाना है हमें। तब हम क्या करेंगे, इस p को बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो ये -p के रूप में जाएगा, दिख रहा होगा ना आपको। p को जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस के रूप में जाएगा, और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़, इसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। बस इधर इसको इधर लेके आए हैं, और dp/dx की जो टर्म है उसको हमने पास पास में रखा है, क्योंकि आपको पता है आगे जाके हमें इनमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए हम इनको पास पास में रख लेते हैं ना, ताकि हमें दूर से पता चल जाए कि क्या टर्म इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, इस वजह से। अब p/2 में से जब p जाएगा, यहाँ p/2 है, यहाँ p है, तो p/2 में से जब p जाएगा तो आप जानते हो -p/2 बचेगा, और ये पूरी टर्म एज इट इज़। तो 0 बराबर में -p/2, ये पूरी टर्म एज इट इज़। अब हमें इनका जोड़ा बनाना है और इनका जोड़ा बनाना है, फिर हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना है। तो पहले हम इनमें से कुछ कॉमन लेते हैं। आप देख के बताओ यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं। dp/dx तो चलो कॉमन आ ही रहा है, उसके अलावा यहाँ x है,
यहाँ भी x है, चलो यहाँ 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, मतलब ये 1/2 ही तो है, ऐसा मत कहना ये 2 है, ये भाग में है तो हो गया 1/2। यहाँ 1/2 तो उसको भी बाहर ले लिया, यानी हम x/2 dp/dx को इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा +1, माइनस है तो माइनस, ये कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आया, 2 कॉमन आया, बचा क्या 1/p², सॉरी a/p², तो यहाँ बचा a/p²। अब इसी तरीके से हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, और हम जानते हैं हमें इस तरीके से कॉमन लेना है कि अंदर सेम बचे। तो आपको पता है यहाँ पे 1 है, तो इनमें से कुछ ऐसा हमें कॉमन लेना है कि यहाँ पे +1 बने। तो +1 बनाने के लिए ये माइनस में ये प्लस में, तो हम कुछ माइनस में कॉमन लेते हैं। अगर हम इस पूरी टर्म को एज इट इज़ कॉमन ले ले तो आपको पता है अंदर +1 बनेगा। इसको जब बाहर लिया तो अंदर +1, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो ये तो माइनस का कॉमन आके प्लस का हो गया है, लेकिन ये यहाँ पे माइनस का आएगा। p/2 जब हम कॉमन लेंगे तो देखो, अब आप सोचोगे इससे ये कैसे आया, है ना। तो देखो बट्टा में 2 है, इधर भी बट्टा में 2 है, तो 2 तो सीधा का सीधा कॉमन आ गया। अब p को हमने कैसे कॉमन लिया, तो देखो इसकी भी एक ट्रिक होती है, या फिर आप सीधा भी समझ सकते हो इसको। सीधा कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे तो ऊपर p है नहीं, यहाँ हम p कॉमन ले रहे, तो एक काम करो, यहाँ ऊपर नीचे p से गुणा कर दो, p से गुणा कर दिया, p का भाग दे दिया, तो देखा जाए तो p से p कैंसिल, पूरी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन क्या होगा कि जब हम यहाँ p कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये p बचेगा, तो p इंटू p² हो जाएगा, तो इस तरीके से कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेना भी आपको आता ही होगा, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से हम उस टर्म को कॉमन लेंगे जो अंदर है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे p/2 कॉमन ले लिया, वो तो चलो अंदर है, इसको हमने इस तरीके से कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2 तो है, उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, लेकिन p जो यहाँ हमने कॉमन लिया वो यहाँ ऊपर है ही नहीं, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे p से गुणा कर देंगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना है ना। ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हमने p कॉमन ले लिया, चलो आ गया, नीचे क्या बचा 2p², तो ये आ गया p², और 2 तो बाहर कॉमन आ ही गया था। अब आप देख सकते हो ये वाली और ये वाली टर्म सेम आ रही है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं और इन दोनों को साथ में यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से। और मैंने आपको बताया है कि हमें कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि अंदर सेम बने, तो इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया। अब आपको पता है कि dp/dx ही हमारा उत्तर ला सकता है, इससे हमें उत्तर नहीं मिलेगा, तो हम इस वाली टर्म को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जब हम इस वाली टर्म को डिस्कार्ड करेंगे हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी जो इस तरीके से इक्वल्स में 0। अब देखो अब आगे क्या करेंगे। अब आपको पता है आगे सॉल्व करने के लिए हमें dp की तरफ p के पद लेके जाने होंगे और dx की तरफ x के पद लेके जाने होंगे, ताकि हम आगे उनका समाकलन कर सकें। तो इसको बराबर के इधर भेज दिया तो ये प्लस में हो गया, इसको बराबर के इधर भेजा तो ये प्लस में हो गया, ये वाली टर्म एज इट इज़ है ना। इसको इधर लिखो और इसको इधर लिखो, एक ही बात है, आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ dp है और ये इसको जब बराबर के इधर भेजेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, p गुणा में होगा तो इधर आके भाग में, ये dx यहाँ भाग में तो इधर जाके क्या होगा गुणा में होगा। और ये इस तरीके से मैंने इसको अरेंज करके लिखा, आप खुद भी लिख सकते हो, है ना। अब हम इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, इस वाली टर्म को इधर लेके आए तो ये माइनस में हो गया, इन दोनों का अब हम समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन आप जानते हो log p, इसका समाकलन भी आप जानते हो log x, और इधर log c आएगा जो कांस्टेंट है। समाकलन की लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब लॉग माइनस में होते हैं तो वो इनको हम इस तरीके से भाग में लिख सकते हैं, और जब लॉग प्लस में होते हैं तब हम इनको गुणा में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से log p माइनस log x को हम log p/x लिख सकते हैं इक्वल्स में, ये ऐसा कैसा। तो दोनों तरफ log को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या px इक्वल्स टू c। अब आप जानते हो यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू क्या आएगी, x को इधर भेज दिया तो p इक्वल्स टू xc, ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हो कि इस p की वैल्यू को, ये जो हमारे पास p इक्वल्स टू xc आया है, उस वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में रखना है ना। कहाँ रखना है इक्वेशन 1 में, और ये है हमारे पास इक्वेशन 1, यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में हम p इक्वल्स टू xc रख देते हैं, या फिर आप चाहो तो इस इक्वेशन में ना रख के यहाँ पे भी आप रख सकते हो, है ना। इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन
सॉरी ये वाली और ये वाली इक्वेशन तो सेम ही है, हमने तो बस इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करके लिखा है। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है तो एक ही इक्वेशन। तो अब हम इस वाली इक्वेशन में p की जगह क्या रखेंगे, p की जगह x ही रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो वो हमारा आंसर होगा। तो ये देखो समीकरण 1 में p इक्वल्स टू एक्स ही रखने पर, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये रही y इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर प्लस ए एक्स अपॉन 2p। तो y इक्वल्स टू एक्स, p था यहाँ पे, p का स्क्वायर था तो ये p रख दिया स्क्वायर, ये ऐसा कैसा और ये ऐसा कैसा, इतना तो आप समझ ही सकते हो, वैल्यूज़ तो पुट कर ही सकते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये y इक्वल्स टू, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ x से x कैंसिल और c से c कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, तो यहाँ बचेगा a अपॉन 2c, यहाँ x स्क्वायर c स्क्वायर है, एक c कैंसिल तो c बचा और नीचे 2। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए, इसको इधर गुणा में भेज दो तो ये एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए गुणा में गया 2yc, इसको बराबर के इधर लेके आ जाओ माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर और हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो देखो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमें पता है ये y के लिए हल करने योग्य है क्योंकि पूरी क्वेश्चन में y की एक सिंगल टर्म आ रही है और उसकी भी पावर कितनी है, सिर्फ एक है, तो ये y के लिए हल करने योग्य होगा। तो इसको हम इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। फिर क्योंकि ये y के लिए हल करने योग्य है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, पूरी टर्म का हम इस तरीके से अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म बनेगी, ये देखो अवकलन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म बनेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ इस तरीके से कॉमन लेंगे कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाए। ऐसी इक्वेशन बनने के बाद हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इससे हमारा आंसर नहीं आएगा, इससे हमारा आंसर आएगा। तो इस dp अपॉन dx वाली टर्म को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि dp की तरफ तो p वाले पद चले जाएँ और dx की तरफ x वाले पद चले जाएँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ इसको अरेंज किया है। फिर हम इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद हमारे पास p का कोई ना कोई मान आएगा, p का जो भी मान आएगा या p की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम अपने क्वेश्चन में रख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस समीकरण को हमने इस तरीके से भी लिखा है, तो इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें रख दो, बात एक ही है। तो इस वाली समीकरण में हमने p का जो मान आया था वो कुछ इस तरीके से सॉल्व करके रखा है, ये देखो इस तरीके से हमने सॉल्व करके रखा है। लास्ट में जो इक्वेशन आई वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम और क्वेश्चन करते हैं आगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो देखो अब तक हमने ये दो क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर ही लिया है। इस वाली क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं सॉल्वेबल फॉर एक्स को। सॉल्वेबल फॉर एक्स की जो मेथड है वो सेम सॉल्वेबल फॉर वाई की जैसी है, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स करते हैं तो उसका हम वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इतनी देर हम जब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई कर रहे थे तो उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे। इस बार हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो पहला ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो चलो ये वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखो। तो पूरी क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि एक एक्स आ रहा है। जिस तरीके से हमने वाई किया था उस तरीके से हमारे पास इसमें सिर्फ एक एक्स आ रहा है, क्योंकि जैसे सॉल्वेबल फॉर वाई में एक वाई आ रहा था उसी तरीके से सॉल्वेबल फॉर एक्स में सिंगल एक्स आएगा। तब आप समझ जाओगे कि हमारी जो दी हुई इक्वेशन है वो एक्स के लिए सॉल्व करने योग्य है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि विच इज़ सॉल्वेबल फॉर एक्स, जो कि हमारी एक्स के लिए हल करने योग्य है। तो ये हमारी इक्वेशन है। पिछली बार भी आपको पता है कि हमने इक्वेशन को वाई के पदों में लिखा था, तो इस बार भी हम सेम वही मेथड करेंगे। एक्स इक्वल्स टू में ये जितने भी पद आ रहे हैं उसको इधर भेज देंगे। तो देखो ये हमारी इक्वेशन है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे इधर भेजेंगे तो ये होगा y माइनस ये वाली टर्म 2px एज इट इज़। अब 2p को इधर भाग में भेज देंगे तो x इक्वल्स टू ये आ जाएगा।
अब ये जो 2p है वो दोनों के भाग में है, तो दोनों के भाग में चला जाएगा। यहाँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो एक p से ये p कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बचेगा p², नीचे सिर्फ 2, और ये इस तरीके से इतना बच जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्योंकि ये इक्वेशन x के लिए हल करने योग्य है, तो अब हम इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका किया, x का जब y के सापेक्ष करेंगे तो dx/dy, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये आएगा, और इसका जब अवकलन करेंगे तो ये 2 टर्म आएगी। अब आपको पता है अवकलन कैसे करते हैं, इसको हमने पहला पद माना या पहला चर माना यानी वेरिएबल माना, इसको हमने दूसरा वेरिएबल माना, तो पहला वैसे का वैसा y/2 एज इट इज़, दूसरे का अवकलन अब आप जानते हो 1/p का अवकलन -1/p², और p का अवकलन y के सापेक्ष dp/dy, प्लस दूसरा वैसे का वैसा 2p एज इट इज़, तो हम लिख सकते हैं 1/2p एज इट इज़, और y का अवकलन y के सापेक्ष 1 होता है, ठीक है, माइनस माइनस, इसका करते हैं तो पहला और ये दूसरा ऐसे हम मान लेते हैं, और ये 2 तो कांस्टेंट है तो वो तो दोनों के ही बट्टे में जाएगा, तो पहला वैसे का वैसा, पहला क्या है y² वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलन p² का अवकलन 2p, और p का अवकलन y के सापेक्ष dp/dy, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस दोनों में ही माइनस आएगा, इधर माइनस नहीं था तो दोनों में प्लस लिया हमने, तो दूसरा वैसे का वैसा, दूसरा क्या है p² वैसे का वैसा, पहले का अवकलन, पहला क्या है y² का अवकलन 2y, और नीचे ये 2 तो पहले से ही है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगी, और पूरी इक्वेशन हमारी एज इट इज़ है। अब आप समझ गए होंगे कि आगे क्या करना है, देख सकते हो dx/dy है। अब आप जानते हो कि dy/dx को तो हम p लिखते हैं, लेकिन यहाँ dx/dy है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसका उल्टा कर दो, इसको जब इन्वर्स करेंगे या उल्टा करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1/p, तो यहाँ dx/dy को हम 1/p लिखेंगे। यहाँ ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, यहाँ कट कुटा के इतना बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे भी ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 1/p को बराबर के इधर लेके चले जाएं हम, है ना, तो इधर तो 0 बचेगा, इधर लेके गए तो ये माइनस में हो जाएगा, और 1/2p माइनस 1/p, ये इस वाली टर्म को हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लेना है, क्योंकि इसमें भी dp/dy, इसमें भी dp/dy, इन दोनों में से जब हमें कुछ कॉमन लेना है तब हम इन टर्म को इधर लास्ट में लिख लेते हैं, पास पास में, है ना, करना ताकि इनमें से आराम से हम कुछ कॉमन ले सकें, और इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को और इसे, इन तीनों को पास में रख लेते हैं। तो आप देख सकते हो 1/2p माइनस 1/p में से हम घटाएंगे इस तरीके से एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 2p, तो ऊपर आएगा 1 - 2, ये p नहीं है ना, ये ओनली 1 - 2, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़, ये ऐसे का ऐसा, ये ऐसे का ऐसा। अब हम आगे क्या करेंगे, अब आप जानते हो कि अब हम इसे सॉल्व करने के बाद इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे और इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना के इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो देखो एक में से जब हम 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1/2p बचेगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़, तो इधर हमने -1/2p रखा है, -yp² एज इट इज़। अब देखो इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो ये तो कॉमन आ ही रहा है, इसके अलावा क्या कॉमन आ रहा है, इसके अलावा y भी देखो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हमने y dp/dy कॉमन ले लिया है, अंदर ये बचा, यहाँ से देखो y और dp/dy हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1/p², माइनस भी कॉमन ले सकते हैं हम, है ना, क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है, तो -y dp/dy कॉमन लिया तो अंदर प्लस का 1/p² बचेगा। इधर जब हम कॉमन लेंगे y dp/dy तो py बचेगा, सिर्फ py, वो भी प्लस का, तो यहाँ py बचा प्लस का, और यहाँ प्लस का 1/p², और ये -y dp/dy हमने कॉमन लिया है, और इधर आप देख सकते हो -1/2p बचा है और -yp² बचा है। अब बताओ अब आगे आप क्या करोगे, तो अब हमें कुछ ऐसी टर्म कॉमन लेनी है कि यहाँ और यहाँ बराबर आए, मतलब इनमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर वही आए जो यहाँ पहले से आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा -1/2 पे, चलो माइनस तो हम कॉमन लेंगे ही,
दोनों तरफ माइनस और अंदर माइनस है नहीं, तो हमें माइनस तो कॉमन लेना ही होगा। उसके अलावा हम क्या कॉमन लेंगे, तो उसके अलावा आप ये देखो, यहाँ वाई पी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ वाई पी है, यानी अगर हम यहाँ से पी कॉमन ले लें तो अंदर वाई पी बचेगा और इधर भी वाई पी पहले से है। तो चलो पी कॉमन लेके देखते हैं कि पूरी इक्वेशन फिर कॉमन होती है, मतलब बराबर होती है या नहीं। तो हमने यहाँ से माइनस पी कॉमन लिया, जब यहाँ से माइनस पी कॉमन लेंगे तो प्लस का वाई पी बचेगा। यहाँ से जब माइनस पी कॉमन लेंगे तब क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो पी ऊपर तो है नहीं, पी तो नीचे है, ऊपर पी नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इधर पी से गुणा किया और इधर पी से गुणा किया, तब ये पी तो बाहर आ गया कॉमन, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और माइनस भी बाहर आ गया तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचा, नीचे 2p स्क्वायर बचा, तो ये 2p स्क्वायर हो गया प्लस वाई पी माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई, और ये एज इट इज़। अब आप देखो ये और ये बराबर आ रहा है ना, यही हमें करना था, हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना था कि यहाँ जो बन रहा है वही यहाँ बन जाए, वो हमने कर लिया है। तो इसे तो हम अलग से लिख सकते हैं, ये हमने अलग से लिख लिया है। अब इसे भी अलग से लिख सकते हैं, इसे भी हमने अलग से लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, आंसर ये लेके आएगा। तो जो आंसर लेके आएगा उसे हम आगे लेके चलते हैं। तो आपको लिखना है बाकायदा, ऐसे नहीं एग्ज़ाम में अपने मन में डिस्कार्ड कर लिया, मन में तो किया जिखा किया, पेपर और पेन में भी करना है, मतलब कॉपी में भी करना है। तो हेयर वी डिस्कार्ड 1/2p स्क्वायर प्लस वाई पी, बचा क्या है ये। अब आप देख सकते हो ये दोनों ही माइनस में है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके बराबर के इधर भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो दोनों ही प्लस में हो जाएंगे। तो प्लस के p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या है, अब आप इतना तो समझ ही गए हो, देखो बार बार मैं क्या ही बताऊँ आपको। अब आप इतना समझ गए हो कि हमें डी की तरफ p लेके जाना है, डी वाई की तरफ y लेके जाना है। तो इसको जब हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। p को इधर लेके आएंगे तो डी पी अपॉन पी हो जाएगा। इसको डी वाई को और y को जब इधर लेके आएंगे तो डी वाई भाग में गुणा में डी वाई, वाई इधर ऐसे तो वाई इधर ऐसे, और माइनस एज इट इज़। इसको वापस बराबर के इधर लेके चलो तो ये प्लस में आ जाएगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद p की कुछ वैल्यू आएगी, p की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में, यानी हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ रखेंगे। तो इसका पहले हम समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन होगा log y, इसका log p, इधर log c। अब क्या करेंगे बताओ, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब दो लॉग प्लस में होते हैं तो हम उसको गुणा में लिख सकते हैं। तो log वाई पी लिख लिया हमने, इधर log c, log से log कैंसिल, वाई पी इक्वल्स टू सी। यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन वाई। अब जो हमारे पास p की वैल्यू आई है, देखो ये अब जो हमारे पास p की वैल्यू c अपॉन वाई आई है, इसको हम क्वेश्चन में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था हमारा, यही क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो यहाँ या तो देखो इस इक्वेशन में रख दो आप, या फिर आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, दोनों एक ही इक्वेशन है, ये और ये एक ही इक्वेशन है। तो आपकी जिसमें मर्जी हो उसमें रख दो। तो चलो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, क्या रख देते हैं, p इक्वल्स टू क्या आया था भाई, p का मान c अपॉन वाई आया था, ये देखो c अपॉन वाई आया था। तो हम इस वाली इक्वेशन में p इक्वल्स टू c अपॉन वाई पुट करते हैं। तो देखो x इक्वल्स टू वाई अपॉन 2c, वाई इंटू वाई अपॉन 2c माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। आप जब p इक्वल्स टू c अपॉन वाई रखोगे उस इक्वेशन 1 में तो आपके पास यही आएगा। अब देखो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 2c माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर अपॉन 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी। इस ये जो इधर भाग में इधर गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2xc, ये वाली टर्म एज इट इज़। और इस c क्यूब को इधर लेके चले जाओ तो वाई स्क्वायर 2xc इधर गया तो प्लस c क्यूब, ये इस तरीके से यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप आगे के जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको वो समझ में आ जाएंगे। अब हम इसका एक बार फिर से फॉर्मेट देख लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई होगी, आप देख सकते हो पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक x है, तब आप आंख बंद करके ये कह सकते हो कि ये x के लिए हल करने योग्य होगी। तो जब ये x के लिए हल करने योग्य होगी तो हम इस पूरी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे जहाँ x तो एक तरफ आ जाएगा और पूरी
टर्म एक तरफ आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। फिर क्योंकि ये x के लिए हल करने योग्य है, तब हम इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y के सापेक्ष अवकलन करने के बाद कुछ इस तरीके से होगा, इधर जो हमारा dx/dy आएगा उसको हम 1/p लिख सकते हैं। हमने इधर 1/p रखा, इसको बराबर के इधर लेके आए, इसको सॉल्व करेंगे। देखो कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आंख बंद करके आप तो बस मेरी बताई हुई ट्रिक लगाते जाना। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक सिर्फ ये है कि इधर जो टर्म आएगी उसमें से आपको dp/dy और जो भी बचा हुआ है, जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। फिर उसके बाद कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म बनेगी, है ना। कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म बनेगी और ये वाली टर्म बच जाएगी। इसमें से भी आपको कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि यहाँ जो बन रहा है वही यहाँ पे बने, ताकि हम इससे और इसको यहाँ अलग से लिख सकें और इससे यहाँ अलग से लिख सकें। और फिर क्या करेंगे, फिर इस वाली टर्म को रखेंगे, इससे हमारा उत्तर नहीं आएगा, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और यहाँ लिखेंगे कि हेयर वी डिस्कार्ड, और फिर उस टर्म को लिख देंगे जिसको हम डिस्कार्ड करें, ये वाली टर्म बचे। अब क्या करना है, अब सीधा सा समाकलन करना है, इसको अरेंज करना है। dp की तरफ p के पद लेके जाने हैं, dy की तरफ y के पद लेके जाने हैं। इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के बाद लॉग में आएगा समाकलन, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के अपन को तो बस p की वैल्यू निकालनी है। ये p की वैल्यू आ गई। p की वैल्यू को आप चाहे तो इस यहाँ रख दो, या फिर ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व की है ये इसी से तो सॉल्व की है, तो आप चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, बेहतर है आप इसमें रखो। क्या रखो, p की वैल्यू रख दो। फिर p की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आपके पास एक लास्ट इक्वेशन बनेगी, वही हमारा फाइनल आंसर होगा और हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप दूसरी क्लास देखिएगा, हम दूसरी क्लास में एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये PDF चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगली क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि अगली क्लास में हम सारथी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वाली क्लास में तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे इस तरीके से, ताकि आप पहचान सको कि जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो x के लिए हल करने योग्य है या y के लिए। अगर वो x के लिए हल करने योग्य है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर वो y के लिए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास में हम सारथी के और प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय।